Hello students, this is Ejas's Maths Academy, new era, and we have to study Science 2. We are studying Science 2 chapter number 2. Today we have to study ATP. What is the full form of ATP? ATP is adenosine triphosphate. The full form of ATP is adenosine triphosphate, triphosphate. So in the previous lecture we discussed about ATP that it is an energy rich molecule. इसमें ढेर सारी एनर्जी होती है. ये ATP एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी देता है. Whenever we want energy, we get energy from ATP. हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, है ना, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, तो वो सब अल्टीमेटली उसका डाइजेशन होकर उसका रेस्पिरेशन, जब उससे रेस्पिरेशन होता है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है, तो हमको जो मिलता है वो मिलता है एटीपी. जो लोग मोटे हट्टे कट्टे लोग होते हैं, देयर बॉडीज हैव लॉट्स ऑफ एटीपी स्टोर्ड इन देम. उनकी बॉडी में बहुत सारा एटीपी जमा होता है. और जो लोग दुबले पतले होते हैं उनके बॉडी में एटीपी कम होता है. एटीपी क्या काम में आता है? तो हमको एनर्जी देता है. चलने के लिए एनर्जी चाहिए, पढ़ाई करने के लिए एनर्जी चाहिए, पढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए. मैंने कल कहा था सपने देखने के लिए भी एनर्जी चाहिए, सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ब्लड ऊपर जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए. हमारी बॉडी को हर पल हर लम्हा एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है. और लगातार रेस्पिरेशन चलते रहना इसलिए जरूरी है कि हमारे लिए एनर्जी का कांस्टेंट रिक्वायरमेंट होता है. सो आफ्टर द रेस्पिरेशन इज डन, हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होने से वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 38 एटीपी. रेस्पिरेशन पूरा होने पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 38 एटीपी मिलते हैं. और 1 एटीपी कैसा दिखता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है. दिस डायग्राम में बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम. तो देखो डायग्राम क्या है. दिस इज अडेनिन, नाइट्रोजनस कंपाउंड अडेनिन. नाम ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद आपने ये नाम सुने हुए. कहीं ऐसा तो नहीं 4 नाइट्रोजन बेसेस थे डीएनए में, ATCG, अडेनिन, थायमिन. A is adenine, T is thymine, C is cytosine, G is guanine. और आरएनए में हमने पढ़े थे कि आरएनए में थायमिन नहीं रहता, उसकी जगह यूरासिल रहता है. तो अडेनिन वही वाला डीएनए वाला अडेनिन है. दिस इज अडेनिन. अडेनिन का स्ट्रक्चर देखो कैसा है. एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आया तो एक हेक्सागोन ड्रॉ करना. एक्चुअली यहाँ पे कार्बन होता है, कार्बन कार्बन, हर एक वर्टेक्स पर, हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन आइटम होता है. बट हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें ओनली उसका जनरल स्कीमेटिक पढ़ना है. तो अडेनिन कैसा एग्जाम में आया तो क्या करोगे आप, एक हेक्सागोन बनाओगे और ये पेंटागोन, देखो 1 2 3 4 5 5 साइड्स वाला एक हेक्सागोन, एक पेंटागोन बनाओगे. इसके लोअर एंड से ये अडेनिन बन गया. एंड दिस इज राइबोज शुगर. आपको मालूम है राइबोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर. हम जो ग्लूकोज खाते हैं वो हेक्सोज शुगर होती है. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो ग्लूकोज जो शुगर है, ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 6. लेकिन पेंटोज शुगर, ये जो राइबोज शुगर है, इसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 5. एक कार्बन एटम यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है. 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर होती है. बट ये कार्बन एग्जाम में नहीं ड्रॉ करते हम. इट इज अंडरस्टूड. जब ये चीज बार बार आती है तो कार्बन ड्रॉ करना बंद कर दिया जाता है और ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है. ये हायर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है. तो दिस इज अडेनिन और ये राइबोज. तो अडेनिन और राइबोज ये दोनों मिला के बता रहे अडिनोसिन. अडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ट्राई का यानी 3 होता है. अपने इधर संस्कृत में भी 3 यानी 3 होता है, त्रिमूर्ति. तो अडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है और ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरस से बने हुए. ठीक है. सो अडेनिन, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप से तीनों मिला के बन गया एटीपी, अडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी क्या है? ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसमें ढेर सारी एनर्जी स्टोर्ड रहती है. जब हम उसको अब उसमें एनर्जी भी एक्चुअली ये इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी ये थर्ड बॉन्ड में होती है. देखो ट्राइफॉस्फेट है तो फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, और ये वाला जो फॉस्फेट होता है
लास्ट वाला, ये सेकंड वाले फॉस्फेट से जो बॉन्ड बनाता है, जो बंधन बनाता है, ये बॉन्ड बहुत हाई एनर्जी वाला बॉन्ड होता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ढेर सारी एनर्जी हमको देता है। जब ये बॉन्ड को तोड़ा जाए तो एनर्जी बहुत सारी मिलती है। जैसे सुतली बॉम्ब, आपने दिवाली में देखे सुतली बॉम्ब में, रस्सी बॉम्ब बोलते हैं कोई लोग उसको, हमारे इधर सुतली बॉम्ब बोलते थे दिवाली में, जो ग्रीन कलर का होता है, रस्सी बनी हुई होती है। कोई लोग रस्सी बॉम्ब बोलते हैं, कोई सुतली बॉम्ब। तो रस्सी बॉम्ब के अंदर बारूद भरा होता है और रस्सी बनी हुई होती है ऊपर से सुतली। फिर हम क्या करते हैं, बाद में हम माचिस, लकड़ी, अगरबत्ती कुछ जलाते हैं, उसको जाके चट कर देते, आग लगाते हैं, तो वो सुतली बॉम्ब टूट जाती है, तो उसकी सुतली सुतली धागा धागा अलग हो जाता है। तो जब सुतली बॉम्ब की रस्सी बांधे थे तो उसमें एनर्जी हमने पैक किए थे। जब मान लो सुतली बॉम्ब बनाने की आपकी फैक्ट्री है ना, रस्सी बॉम्ब बनाने की आपकी स्टैंडर्ड या शिवकाशी की आपकी फैक्ट्री है, आपने क्या किए, रस्सी बॉम्ब के अंदर बारूद डाल दिए, बारूद के ऊपर रस्सी लपेट दिए। तो जब आपने रस्सी बांधे तो आपने एनर्जी को, बारूद में एनर्जी होती है, बारूद जलता है, तो बारूद में जो केमिकल एनर्जी आपने उसको क्या किए, पैक कर दिए। कैसे, रस्सी बांध के। और जब सुतली बॉम्ब को आग लगाएंगे तो बॉम्ब फूटेगा। जब बॉम्ब फूटेगा तो उसकी रस्सी के चिथड़े चिथड़े टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इससे पता चला कि किसी चीज को बांधकर पैक कर देने से उसमें एनर्जी स्टोर रहती है, और जब वो फूट जाता है, टुकड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं, तो उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो उसी तरह ये यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, यहाँ पे समझो रस्सी बॉन्ड है, ठीक है, रस्सी बॉन्ड, सुतली बॉम्ब वाला, तो रस्सी बॉन्ड है, और ये सच में नहीं बोलते रस्सी बॉन्ड से, यहाँ बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे ही हमको एनर्जी की जरूरत होती है, हमने खाना वाना खा लिया, और अब जैसे कि हर पल, एक सेकंड भी शायद ऐसा कभी जाता नहीं होगा हमारी बॉडी में जब हमको एनर्जी नहीं चाहिए। वी कॉन्स्टेंटली एवरी सेकंड वी रिक्वायर एनर्जी। तो जब हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए या जब भी एनर्जी चाहिए, तो ये एटीपी में का ये फॉस्फेट बॉन्ड जो है, ये वाला आखिरी वाला, ये बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ देखो, फॉस्फेट बॉन्ड विद मोर एनर्जी, ये बॉन्ड में कम एनर्जी, ये बॉन्ड में कम एनर्जी, ये जो थर्ड बॉन्ड है इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। जब बॉन्ड बनता है तो वो ढेर सारी एनर्जी लेके पैक हो जाता है, और जब बॉन्ड फूटता है तो पूरी एनर्जी रिलीज कर देता है। जैसे मैंने आपको बारूद का एग्जांपल दिया, जब बारूद को बांधकर रख दो सुतली से, रस्सी से, तो एनर्जी स्टोर हो गई, और जब वो रस्सी फूट जाएंगी, रस्सी टूट जाएंगी, तो एनर्जी रिलीज हो जाएंगी हीट और लाइट बनके। तो हमारे बॉडी में भी जब ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो ढेर सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड के टूटने से कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और हमारी बॉडी फिर वो हीट एनर्जी से जो जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए वो एनर्जी बना लेती है। तो देखो, एटीपी यानी फुल्ली चार्ज बैटरी की तरह है। जिस तरह अगर कोई फुल्ली चार्ज बैटरी है, जो पूरी तरह चार्जिंग की हुई बैटरी है मोबाइल फोन की, तो बैटरी में पूरी एनर्जी है, तो एटीपी में पूरी एनर्जी होती है। और जब ये बॉन्ड टूट जाता है, फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ देखो क्या बन गया, अडेनिन वैसा के वैसा ही है, एक हेक्सागोन और एक पेंटागोन वैसे ही है, फिर ये नीचे का पेंटागोन भी वैसे ही है, ये अडेनिन है, ये राइबोज है, और यहाँ देखो फॉस्फेट कितने हैं, 2, तो इसका नाम क्या होगा, फिर इसका नाम होगा अडेनिन डाइफॉस्फेट। इसलिए हमने यहाँ में लिखा एडीपी, अडेनिन डाइफॉस्फेट। और अब ये क्या है, बैटरी कैसी होगी, डिस्चार्ज होगी, बैटरी की चार्जिंग खत्म है ना। मोबाइल फोन में, पुराने जमाने वाले फोन में ये अभी भी होता है, फोन की बैटरी खत्म होगी तो आखिरी में क्लुक क्लुक बजता है, रेड कलर से बताता है कि बैटरी बहुत कम बची है, और फुल्ली चार्ज है तो ग्रीन कलर से बता रहा है, हरा भरा है, और ये एनर्जी कम होगी, खत्म होती है आगे एनर्जी। तो जब हम एटीपी का बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर लेती है, और इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बची बहुत कम एनर्जी बचती है। तो एटीपी से एनर्जी ले लो तो क्या बन जाता है, एडीपी। ये देखो, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई यानी 2 होता, पहले ट्राई था अब डाई है, और ये फॉस्फेट अलग निकल गया। तो ये फॉस्फेट अलग निकल गया, जैसे सुतली के रस्सी के टुकड़े टुकड़े अलग होते हैं, वैसे इसका एडेनोसिन डाइफॉस्फेट अलग होगा और एक फॉस्फेट अलग हो गया। तो टूट जाने से, बॉन्ड टूटने से एनर्जी बनती है। तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनती है। दैट्स व्हाई ATP is also called energy currency of the body। करेंसी यानी पैसा, करेंसी यानी पैसा होता है। तो ATP को ये मिटाता हूँ, ये फुल फॉर्म आप नोट करके रख लेना, एडिनोसिन है ना, मैथ्स में साइन कॉस टैन आता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक ऐसा होता है, यह है एटीपी, एटीपी यानी फुल एनर्जी है,
और अगर हम इसमें से माइनस कर लेते एनर्जी, माइनस एनर्जी, अगर इसमें से एनर्जी हमने माइनस कर लिए तो क्या बन जाएगा, एडीपी, एडीपी बन जाएगा। और एडीपी में हम प्लस एनर्जी कर देंगे, खाना खा लेंगे पेट भर के या ग्लूकॉन डी पी लेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। तो एटीपी में से एनर्जी ले लो, माइनस कर दो एनर्जी, यूज एनर्जी, यूज्ड एनर्जी, तो एनर्जी यूज कर लिए है ना, एनर्जी यूज या यूज एनर्जी, एनर्जी यूज कर लेंगे तो एडीपी बन जाएगा। और ऐड एनर्जी अगर कर लेंगे, उसमें एनर्जी ऐड कर देंगे तो फिर से एटीपी बन जाएगा। तो हमारी बॉडी में जिंदगी भर लगभग यही चलता रहता है, एटीपी से एडीपी बन जाता है, खाना खा लो तो फिर एटीपी बन जाता है, फिर यूज कर लो तो एडीपी एटीपी एडीपी एटीपी एडीपी एटीपी, लगातार ऐसा चलता रहता है। तो ज्यादा एटीपी खर्च कर लेंगे, बहुत सारे एडीपी बन जाएंगे, बहुत सारा फिर खाना खाना पड़ेगा, बहुत सारा एटीपी बन जाएगा। तो जिस तरह मनी होता है, ये अकाउंट फुल बैलेंस है, मैक्सिमम बैलेंस है, एटीपी यानी मैक्सिमम बैंक बैलेंस, ये मैक्सिमम बैंक बैलेंस है एटीपी यानी, और एडीपी यानी मिनिमम बैंक बैलेंस, मिनिमम बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस समझता है ना आपको, पैसा कितना रखा है बैंक में, है ना। तो एटीपी यानी मैक्सिमम बैंक बैलेंस है, फुल एनर्जी है, फुल पैसा जमा है बैंक में। माइनस एनर्जी यानी हमने एनर्जी यूज कर ली है, माइनस एनर्जी यानी यूज मनी, हमने मनी बैंक से निकाल लिए, है ना, मनी विड्रॉन, विथड्रॉ करना है निकालना होता है, बैंक से पैसा निकाल लिए, अगर मनी विड्रॉ कर लिए, बैंक से पैसा निकाल लिए तो मिनिमम बैंक बैलेंस रहेगा। और डिपॉजिट मनी कर दी, अगर जिस तरह बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दो तो फिर से क्या हो जाता, मैक्सिमम बैंक बैलेंस हो जाता। तो हमारी बॉडी का ऐसा ही है, एटीपी बैंक की तरह है, एटीएम की तरह है, जब पैसा चाहिए ले लो, एडीपी मिनिमम बैंक बैलेंस रहेगा, मिनिमम एनर्जी बैलेंस रहेगा, जब पैसा आता है पेमेंट हो जाती है, फिर डिपॉजिट कर दो, फिर एटीपी बन जाएगा, बैंक बैलेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो बैंक के पैसे की तरह है, जब बहुत आ गया तो बैंक में रख दो, जब जरूरत है तो ले लो, जिस तरह एटीएम वगैरह में बैंक में होता है, तो जब चाहिए तो बैंक से पैसा ले लो, जब बहुत पैसा आ गया तो बैंक में डिपॉजिट कर दो। उसी तरह हम एनर्जी को भी करते, जब एनर्जी चाहिए तो एटीपी यूज कर लो, एडीपी बन जाएगा, फिर एनर्जी ऐड कर देना तो एटीपी बन जाएगा। तो एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी, एटीपी से एडीपी, ऐसा लगातार बनता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज एटीपी इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी। जैसे नोट की करेंसी होती है, पैसे का बैंक बैलेंस होता है, उसी तरह एनर्जी का भी हमारा एनर्जी बैलेंस है, जितना चाहिए उतना यूज कर लो, बाद में फिर डिपॉजिट करना खत्म हुए बाद। तो ये फुली चार्ज बैटरी है और ये डिस्चार्ज बैटरी। ये बैटरीज भी आपको एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा अलोंग विद दीज केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये एटीपी के बारे में हुआ, एटीपी के बारे में हमारी बुक में इतना ही दिया है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि एक बार जल्दी से सुनो। एटीपी पेज नंबर 14, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ये एनर्जी रिच है यानी फुल ऑफ एनर्जी है, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय विच फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। तो इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी थर्ड वाले फॉस्फेट ग्रुप के बॉन्ड में होती है। सो द मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड इन द सेल्स एज पर द नीड। और ये एटीपी हमारे बॉडी के हर सेल में जमा रहता है, हर सेल में जरूरत के मुताबिक जमा रहता है, जब चाहिए तो ज्यादा एटीपी हम यूज कर लेते हैं। केमिकली एटीपी इज अ ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एटीपी ट्राइफॉस्फेट है क्योंकि उसमें 3 फॉस्फेट है, आपको दिखाई दे रहा है। फॉर्म फ्रॉम एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड, और ये एडेनिन भी है और राइबोज शुगर भी उसमें पेंटोज शुगर है। सो पेंटोज शुगर कंपाउंड, इट कंटेन्स अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनिन। एडेनिन नाइट्रोजन बेस है और पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। जब जब जरूरत पड़ती है तो हम ये बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो एडीपी बन जाता है, ये फॉस्फेट अलग निकल जाता है। जब हम पेट भर खाना खाएंगे तो ये फॉस्फेट इससे जुड़ जाएगा और वो बॉन्ड जब बनता है तो बॉन्ड बनते समय वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने आप में स्टोर कर लेता है, फिर बॉम्ब फूटता है। यानी अगर काश ऐसा एक बॉम्ब होता, सुतली बॉम्ब, रस्सी बॉम्ब, जो फूटता फिर जुड़ जाता, फिर फूटता फिर जुड़ जाता, तो वो एग्जाम्पल इसमें फिर सूटेबल होता था। रस्सी बॉम्ब का एग्जांपल 100% यह सूटेबल नहीं। रस्सी बॉम्ब एक बार फूट गया, एटीपी से एडीपी बन गया तो रस्सी फिर से जुड़ती नहीं है,
जनरली तो नहीं करते, लेकिन एटीपी एडीपी लगातार इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया। अब इसके बाद का टॉपिक हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में डाइजेशन कैसा, सॉरी रेस्पिरेशन कैसा होता है। ठीक है, सी स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज हाउ the various substances are used by our body to make energy. First of all, we have studied at the very beginning that carbohydrates, what are carbohydrates? Sugars. ठीक है, carbohydrates are sugars. Glucose, lactose, maltose, dextrose, sucrose, generally ओस में जो नाम खत्म होते हैं वो शुगर्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी सबसे पहले एनर्जी बनाने के लिए कौन सी चीज यूज करना चाहती है, तो हमारी बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को ढूंढती है ना। हमारी बॉडी को सबसे पहले एनर्जी बनाने के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर से एनर्जी बनती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स पे कल हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देख चुके हैं। कल जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था उसमें हम देख चुके थे कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको यानी ग्लूकोज एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग अप, लाइसोसोम्स, इलेक्ट्रोलिसिस। तो लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग अप, ग्लाइकोलिसिस मींस ग्लूकोज का टूट जाना। तो ग्लूकोज टूटता है साइटोप्लाज्म में एंड इट गिव्स राइज टू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है? पायरुविक एसिड। ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। अगर आपको कल पुराना याद है तो अच्छी बात है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू, कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का नाम है, ग्लाइकोलिसिस होती है और उससे प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुविक एसिड। ये साइटोप्लाज्म में होता है, पायरुविक एसिड बनता है। फिर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। एसिटिल कोएंजाइम A, कोएंजाइम यानी क्या होता है? जो एंजाइम की हेल्प करता है, उसको कोऑपरेट करता है। और एंजाइम क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन को जल्दी जल्दी कराता है। वो एक खुद एंजाइम खुद एक प्रोटीन होता है। जितने भी एंजाइम्स अपनी बॉडी में, हर एंजाइम प्रोटीन से बना होता है। तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A, और एसिटिल कोएंजाइम ये क्रेब्स साइकिल में जाता है और क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले वो बनाता है सिट्रिक एसिड, जो संतरा में, नींबू में होता है। फिर सिट्रिक एसिड का केमिकल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, फिर सिट्रिक एसिड, फिर ऐसा साइक्लिक ऑर्डर में क्रेब्स साइकिल रिएक्शन होती है और उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा व्हाट आर वी स्टडीइंग, हम पढ़ जो है उसका नाम क्या है? प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ही क्रेब्स साइकिल होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कैसे बनती है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होकर पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A। फिर एसिटिल कोएंजाइम A जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां उस पर क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल बिकॉज हैंस क्रेब ने, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। साइकिल क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में चेन ऑफ रिएक्शन होती है, सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, और अल्टीमेटली जब हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन में, सांस में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। मॉइस्चर भी रिलीज होता है। रिमेंबर, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें एयर में CO2 के साथ मॉइस्चर भी होता है, पानी भी होता है। हाँ, अगर बॉडी को जरूरत है तो वो मॉइस्चर को रोक लेती है, बट CO2 को रोक नहीं सकते, वो पॉइजनस है। सो CO2, वाटर एंड एनर्जी बनती है। कितने ATP बनते हैं? 38 ATP बनते हैं। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स 38 ATP। तो एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलते हैं। अब डिपेंड करेगा कितने ग्लूकोज यूज करते हैं। जितने ज्यादा ग्लूकोज होंगे उतना ज्यादा ATP बनेगा। अगर तो हमारी बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज पसंद आती है? सो आवर बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल सर्चेस फॉर ग्लूकोज, इट सर्चेस फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इफ यू हैव नॉट ईटन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सपोज आपका उपवास चल रहा है या आपका रोजा है या आप भूखे मर रहे हैं, आप खाने का प्रॉब्लम हो रहा है सपोज, तो अगर समझो मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ऐसे समय क्या होगा? मेरी बॉडी देखेगी कि खाने को नहीं मिल रहा, तो फिर देखेगी कि मेरी बॉडी में फैट्स है क्या। आपको मैंने समझाया कि कैमल का जो हम्प होता है, कैमल की पीठ पे जो टेकड़ा होता है, चढ़ाव, उसमें बहुत सारा फैट्स जमा होता है। तो वो फैट्स पिघल कर उसको एनर्जी देता है। वहां जो फैट्स होते हैं वो लिपिड्स होते हैं एक्चुअली। और हम लोग में भी जो लोग मोटे होते हैं तो
तो मोटे लोग अगर 10-20 भी उपवास रख ले तो वो पतले नहीं दिखाई देते, मोटे के मोटे ही रहते हो। 10-20 उपवास हो जाए, 10-20 रोजे भी रख लेते तो भी वो मोटे के मोटे दिखाई देते, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत सारा लिपिड होता है। लिपिड क्या होता है, लिपिड पे ध्यान दो। लिपिड्स जब टूटते हैं, लिपिड्स आर इनडायरेक्टली लिक्विड फैट्स है, समझो। हमारी बॉडी लिपिड्स को तोड़ती है तो उससे क्या बनता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। रिमेंबर, लिपिड एक 2000 की नोट की तरह है। हम 2000 की नोट डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमको उसको चिल्लर में कन्वर्ट करना जरूरी है ना, क्योंकि अगर हमको छोटी मोटी चीजें खरीदना है डे टू डे लाइफ में तो 2000 की नोट हमारे लिए काम नहीं करती। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, लिपिड्स को कन्वर्ट, उसी तरह फैट्स को भी हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है। मैंने आपको समझाया था कि व्हाट आर फैट्स, फैट्स आर चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स आर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड व्हाट इज स्टार्च, तो स्टार्च इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की चेन को स्टार्च बोलते हैं, अमाइनो एसिड की चेन को प्रोटीन बोलते हैं, और फैटी एसिड की चेन को लिपिड्स बोलते हैं या फैट्स बोलते हैं। तो एक चीज याद रखना, हालांकि लिपिड्स और फैट्स थोड़े अभी हम उसको नहीं डिटेल में जाएंगे। लिपिड्स से हमारे लिपिड फैट्स, ये देखो लिपिड्स ब्रेक डाउन करके क्या बनते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में आखिर में और नाम आता तो ये हमको याद दिलाता है कि ये अल्कोहल है। यानी जब हम फैट्स खाते हैं, कोई फैटी फूड खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में थोड़ा सा अल्कोहल बनता है, लेकिन उससे नशा नहीं आता। सो लिपिड्स, अच्छा लिपिड्स मिलते कहां से है, सो सोर्सेज ऑफ लिपिड्स आर ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स है ना, ऐसा सीड जिसको क्रश करके, जिसको कूट के उसमें से ऑयल निकाला जा सकता है। जैसे फली का तेल होता है, वो ग्राउंडनट जो होती है उसको कूट कर उसमें से ग्राउंडनट ऑयल निकालते हैं। तो सेंगदाना अगर आपने खा लिए, ग्राउंडनट खा लिया आपने, तो आपको ऑयल मिल जाएगा, ठीक है, मतलब अपनी बॉडी में उसमें से ऑयल अपनी बॉडी निकाल लेती है ऑयल सीड्स खाने से। घी खाने से लिपिड्स मिलते हैं, घी में लिपिड्स होते हैं, और बटर में लिपिड्स होते हैं, अमूल बटर और जो दूसरा भी जो भी बटर आता होगा अलग अलग कंपनीज का, तो बटर खाने से भी लिपिड्स मिलते हैं। ऑयल खाने से, कोई भी ऑयल जो हम सब्जी भाजी में मिलाकर खाते हैं, उस सबसे हमको क्या मिलता है, लिपिड मिलता है। फिर हमारी बॉडी लिपिड को ब्रेक डाउन करके क्या बनाती है, फैटी एसिड बनाती है। लिपिड का ब्रेक डाउन करके क्या करती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाती है। तो उसमें से हमारी बॉडी फैटी एसिड को यूज करती है। ब्लड में लिपिड्स डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होते, लिपिड्स हमारे लिए यूजेबल नहीं है, फैटी एसिड हमारे लिए यूजेबल है। फैटी एसिड से हमारी बॉडी एनर्जी भी बनाती है और दूसरी बहुत सारी चीजें बनाती है। देखो पहले लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। कैसे कन्वर्ट होते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्योंकि लिपिड क्या है, अगर किसी ने बोला डिफाइन लिपिड, तो हम क्या बोल सकते हैं, लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, MICRO, माइक्रो यानी छोटा, और MACRO मैक्रो यानी बड़ा। तो लिपिड आर चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो लिपिड कैसे बनता है, फैटी एसिड फैटी एसिड फैटी एसिड फैटी एसिड जुड़ता है ग्लिसरॉल, तो उनके चेन को बोलते हैं लिपिड। तो लिपिड का डाइजेशन होके क्या बनता है, फैटी एसिड। अगर आपने घी, दूध, मलाई, मक्खन, आइसक्रीम खाए तो पहले वो काय में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड। फिर फैटी एसिड काय में कन्वर्ट होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। फिर क्रेब्स साइकिल होंगी, रेस्पिरेशन होगा, और फिर आपके बॉडी में एनर्जी बनेगी। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी एनर्जी बनाती। लेकिन अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपका उपवास है, रोजा है, आपने कुछ ग्लूकोज या मीठा कुछ नहीं खाए, तो आपकी बॉडी आपकी बॉडी क्या करेंगे, आपकी बॉडी में जो चर्बी है, फैट्स है, वो लिपिड्स है, वो चर्बी को यूज करेंगे और उससे एनर्जी बनाएंगे। और अगर आप इतने दुबले पतले हो, एक तो दुबले पतले हो, ऊपर से दिन भर से खाना भी नहीं खाए, तो दुबले पतले है मतलब आपकी बॉडी में लिपिड्स और फैट्स बहुत कम है। का उपवास है, आपका रोजा है, मतलब आपने बहुत समय से ग्लूकोज भी नहीं खाए। अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, लिपिड्स भी नहीं, तो आपकी बॉडी फिर प्रोटीन की तरफ जाएंगी। और प्रोटीन से क्या बनता है, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में मांस बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स, है ना। तो प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग होती है, जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे उतने बड़े चौड़े होंगे, बॉडी में मांस गोश्त बनेगा। लेकिन अगर आप दुबले पतले हो और फिर भी रोजा या उपवास रखते हो, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको ग्लूकोज जब तक मिलेगा तो ग्लूकोज यूज करके एनर्जी बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे तो देखेंगे फैट्स है क्या आपके बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में उसको लिपिड्स भी नहीं मिलते, फैट्स भी नहीं मिलते, तो आपकी बॉडी फिर आपके मसल्स को, आपके बॉडी में जो मांस है, वो मांस से
प्रोटीन को तोड़ेंगी, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा और प्रोटीन से क्या बनेगा, अमाइनो एसिड। मैंने आपको पढ़ा चुका हूं व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो यानी बड़ा मॉलिक्यूल, और क्या बोलेंगे हम, प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेड बाय चेन ऑफ अमाइनो एसिड, चेन ऑफ अमाइनो एसिड। जिस तरह ट्रेन में डिब्बा 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 जोड़ के पूरी ट्रेन बनती है, वह उसी तरह अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनता है ना। उसी तरह ग्लूकोज 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 जुड़ के स्टार्च बनता है, उसी तरह फैटी एसिड फैटी एसिड फैटी एसिड जुड़ जुड़ कर लिपिड्स बनते हैं, ठीक है, उसमें ग्लिसरॉल भी होता है। तो अमाइनो एसिड प्रोटीन का डाइजेशन होने पर क्या बनता है, अमाइनो एसिड, एंड अमाइनो एसिड्स को डायरेक्टली हमारी बॉडी काय में कन्वर्ट कर देती है, एसिटिल कोएंजाइम ए में। ये शॉर्टकट रूट है, अगर हमने खाना नहीं खाया तो लंबा प्रोसेस नहीं होगा, हमारे बॉडी में प्रोटीन को यूज करके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेंगे हमारी बॉडी, अमाइनो एसिड बनाएंगे और अमाइनो एसिड बना के एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएंगे, क्रेब्स साइकिल होगा, रेस्पिरेशन, और हमारी बॉडी उसमें एनर्जी बना लेंगी। और इसके कारण क्या होगा, हमारे मसल्स कमजोर होते जाएंगे, हम दुबले पतले दिखने लगेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे यार बोलते तुम इतने दिन से रोजा रख रहे हो, इतने दिन से उपवास रख रहे हो, कितने सूख गए हो, कितने दुबले पतले दिख रहे हो। तो ये दुबले पतले क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये आदमी ने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाया दिन भर से, या ये औरत जो भी होंगे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाए, लिपिड्स इनके बॉडी में कम है, फैट्स बहुत कम है, दुबले पतले है, तो इनकी बॉडी प्रोटीन को यूज कर रही है। और मैंने पहली क्लास, इस चैप्टर की पहली क्लास में बताया था कि 5 साल तक बच्चे जिनको प्रोटीन अच्छा नहीं मिला वो दुबले पतले रहते हैं। क्यों, मैरास्मस नाम की बीमारी हो जाती है उनको, MARASMUS, मैरास्मस। मैरास्मस इज ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी। तो जो बच्चों को अच्छे से शुगर भी खाने नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं मिल रहे, जिनकी बॉडी में लिपिड्स फैट्स भी कम है, और जो बेचारे, तो उनकी बॉडी प्रोटीन को यूज कर लेती, मांस को यूज कर लेती, गोश्त को यूज करती है एनर्जी बनाने, इसीलिए हमारे बॉडी में मांस कम हो जाता है और हमारा गोश्त कम होके हम हड्डी हड्डी रह जाते हैं। और लोग बोलते हैं इतने दुबले पतले हड्डी का ढांचा क्यों दिख रहे हो, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का यूज हो गया। समझ गए ये? एग्जाम में क्या आता है मालूम है, ये बॉक्सेस एम्प्टी रहते, खाली बॉक्सेस होते हैं, कुछ फिलअप्स रहेंगे, कुछ बॉक्सेस फिल्डअप रहेंगे, कुछ बॉक्सेस एम्प्टी रहेंगे, हमको इसमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो आपको याद होना चाहिए लिपिड्स का डाइजेशन होकर क्या बनता है, फैटी एसिड, और फैटी एसिड से हमारी बॉडी क्या बना लेती है, एसिटिल कोएंजाइम ए, क्रेब्स साइकिल से फिर एनर्जी बन जाती है। उसी तरह प्रोटीन से अमाइनो एसिड, प्रोटीन का डाइजेशन होने पर हमेशा अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए होता है, फिर क्रेब्स साइकिल से एनर्जी बनती है। ग्लूकोज का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोलिसिस होता है, उससे पाइरुविक एसिड बनता है, और पाइरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, फिर क्रेब्स साइकिल होकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और What are the sources of lipids? Oil seeds, घी, बटर, ऑयल, और हम यहाँ बहुत सारे अपने मन से भी फेंक सकते हैं, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में वो दिया हुआ नहीं है, तो हमने मन से नहीं लिखना चाहिए, वरना हम लिखते थे आइसक्रीम, एनिमल फैट, और क्या बोलते हैं आपको, चीज, मोज़रेला चीज, और जो भी चीज आती है, बहुत सारी चीजें जिससे हमको लिपिड्स मिलते हैं। 1 ग्राम ऑफ लिपिड खाने से 1 ग्राम अगर आप घी खा लेते हो, उसमें लिपिड है समझो पूरा, 1 ग्राम घी खा लेते हो तो आपको 9 कैलोरीज एनर्जी मिलेंगी। इससे पता चला कि लिपिड्स, फैट्स खाने से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। देखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से कितनी एनर्जी मिल रही, 9 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन खाने से कितनी एनर्जी मिल रही, 4 किलो कैलोरीज। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी लिपिड्स देते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा एनर्जी बनाने, हमारी बॉडी बोलती है कि कार्बोहाइड्रेट्स विल बी गिवन प्रायोरिटी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, पहले कार्बोहाइड्रेट खाओ, अगर नहीं खाओगे तो बॉडी लिपिड को यूज करेंगी, लिपिड भी नहीं है तो फिर बॉडी प्रोटीन को यूज करेंगी। तो लेकिन कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी उतनी नहीं मिलती जितनी लिपिड से मिलती है। हालांकि हमारी बॉडी को पसंद क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन मजबूरी में एनर्जी कैसे बनाती है, वो लिपिड से। और लिपिड कितनी एनर्जी देता है, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है 1 ग्राम लिपिड। अब उसके यूजेस देख लेते हैं, लिपिड्स के यूजेस ऑफ लिपिड्स। हो सकता है 2 मार्क्स के लिए इस पे भी क्वेश्चन बनता है, तो इट में भी आस्क फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में लिपिड का यूज नंबर 1 ये है कि हमारी बॉडी का जो हर सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अब आप लोग पढ़ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड में, सेल का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड से होती है वो, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस एंड लिपिड से बनी होती है।
हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू, ये 9th स्टैंडर्ड में था। एडिपोज टिश्यू क्या है? हमारे स्किन के नीचे, हमारी चमड़ी के नीचे चर्बी की एक लेयर है, फैट्स की एक लेयर है जो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती। 9th स्टैंडर्ड में गिव रीजन का एक क्वेश्चन था कि दुबले पतले लोगों को ठंडी ज्यादा लगती है विंटर सीजन में, और मोटे लोग जो होते हैं चर्बी वाले हट्टे कट्टे लोग, उनको ठंडी कम लगती है, क्योंकि those who have a large amount of fats in their body, those who have large amount of lipids in their body have that lipid is used to make adipose tissue. It is a layer of fats beneath our skin, and the layer of adipose tissue does not allow the heat from our body to go out, and that's why we feel hot from inside. हम अंदर के अंदर ही गर्म रहते हैं, and that's why we are not affected by the outside cold weather. लेकिन जो दुबले पतले हैं उनमें एडिपोज टिश्यू की लेयर पतली होती है, तो उनके बॉडी में की हीट बाहर चली जाती है, और बॉडी की हीट बाहर जा रही तो उनकी बॉडी अंदर से ठंडी हो जाती है, उनको ठंड ज्यादा लगती है। तो एडिपोज टिश्यू कैसे बन रहा है? लिपिड से बन रहा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे बनता है? लिपिड से। तो लिपिड्स खाना जरूरी है, वरना मेल लोग मेल बिहेव नहीं करेंगे, और फीमेल लोगों में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होना जरूरी है। हार्मोन्स क्या है, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में स्पर्म बनाने के लिए हेल्पफुल है, और दूसरा फंक्शन है कि आदमी लोग में जो मर्द वाली क्वालिटी होती है, आदमी लोग या औरत लोग में भी, जैसे रानी मुखर्जी ने मर्दानी 2 पिक्चर बनाई है, तो मेल क्वालिटी यानी मूंछ आना, दाढ़ी आना, और बॉडी बड़ी चौड़ी फिट एंड मस्क्यूलर बॉडी दिखाई देना, लड़ने झगड़ने की ताकत होना, ये सब काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के होने से होता है। उसमें मेल वाली क्वालिटी आती है। अगर जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाए किसी आदमी में, तो वो थोड़ा क्या कहेंगे, जिसको फीमेल की तरह बिहेव करेगा, वो थोड़ा ऐसा बोलेगा जाना रे सरकना रे, थोड़ा उनका बिहेवियर जो है सिक्सर टाइप रहेगा, बल्ले बल्ले। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है लिपिड से, तो इसीलिए लिपिड्स खाना जरूरी है, बट लिमिटेड क्वांटिटी में, वरना ब्लड वेसल के अंदर चोक हो जाएगा और हार्ट अटैक आ सकता है अगर लंबे समय तक बहुत लिपिड्स खा रहे हो तो। और उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है, मेहनत भी करना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, लिपिड्स खाने से ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स के ऊपर एक पूरा अलग से हमको चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमको पढ़ना है, लेकिन फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम में आता है? तो ये फीमेल्स में ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। जिस फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होगा, वो उसमें फीमेल क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। किसी लड़की या औरत में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा है तो वो एकदम लड़की की तरह बिहेव करेंगी, नाजुक चलेंगी और एकदम मतलब लड़की की तरह रहेंगी वो। और जिसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन कम है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, वो लड़की लड़कों की तरह बिहेव करेंगी, लड़ाई झगड़ा करेंगी, बाइक चलाएंगी और लड़कों की तरह कपड़े पहनेंगी, पूरा बॉयज की तरह बिहेव करेंगी। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? फीमेल वाली क्वालिटीज देता है। उसी तरह ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको भी कंट्रोल करता है फीमेल्स में, ठीक है। और उसको भी डिटेल में हमको इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। उसी तरह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी होता है जो कंट्रोल करता है कि एक चाइल्ड अगर मम्मी की बॉडी में बन रहा है तो दूसरा चाइल्ड नहीं बनना चाहिए, उसको कंट्रोल करता है एक और हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, वो भी हमको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में क्या याद रखोगे? जो आदमी वाली क्वालिटी बनाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? फीमेल वाली क्वालिटी देता है लड़कियों को, औरतों को, और उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को 40-45 साल की एज तक चालू रखता है। उसके बाद में फिर वो मेंस्ट्रुएशन वाली साइकिल बंद हो जाती है। फिर एंडोस्टेरोन हार्मोन बनता है। एंडोस्टेरोन हार्मोन इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंडोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? बार बार यूरिन के लिए नहीं जाने देता। कुछ लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज इंसिपिडस नाम का। डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है, एक डायबिटीज वो जिसमें शुगर लेवल बढ़ता घटता है वो वाला प्रॉब्लम, और एक दूसरा डायबिटीज होता है जिसमें यूरिन बहुत बनती है। एक दिन में 25-25 लीटर यूरिन निकल जाती है बॉडी से, डिहाइड्रेशन बहुत होता है, पानी बहुत निकलता है बॉडी से। तो ये जो एंडोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है? हमारी बॉडी से वाटर को ज्यादा रिलीज नहीं होने देता, डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। तो ये भी कैसे बनता है? लिपिड से। और आपने न्यूरॉन लास्ट ईयर पढ़ चुके। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द
न्यूरॉन यानी नर्व सेल। तो नर्व सेल जो बनता है उसमें एक्सॉन होता है, इलेक्ट्रिकल वायर। मैंने आपको समझाया था कि हमारी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे हुए हैं। किसी ने हमारे हाथ पे पिन चुबा दिया, या आग में हमारा हाथ डाल दिया, ठंडी में हमारा हाथ डाल दिया, या पैर पे कांटा चुभ गया, तो कुछ भी चीज हो तो हमको तुरंत में इलेक्ट्रिक करंट आता है और हमको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या हुआ। ठीक है, हमारे आंखों में इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे हुए, कान में इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे। जैसे हम किसी की साउंड आवाज सुनते कान से, तो दैट साउंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक करंट, और वो इलेक्ट्रिक करंट बन के ब्रेन में आता है, और फिर ब्रेन इलेक्ट्रिक करंट से साउंड बना लेता है, अपने मन में आवाज आती है फिर। ठीक है, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह में होता है। उसी तरह जिस चीज को हम देखते हैं तो हमारे आंखों में वो करंट बन जाता है, करंट बन के ब्रेन में जाता है। और जिस तरह टीवी में करंट आता है केबल के वायर में से, करंट आके हीरो हीरोइन दिखते हैं हमको टीवी में, उसी तरह ये लाइट से लोगों की इमेज हमारे ब्रेन में बनती है। वो अभी उतना डिटेल मत समझो, फिलहाल इतना याद रखो कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, उनके ऊपर जो लेमिनेशन होता है, जिस तरह अपने घर में वायर होता है इलेक्ट्रिकल वायर, उसमें प्लास्टिक कोटिंग होती है, उसी तरह हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रिकल वायर है न्यूरॉन, उसके ऊपर भी लिपिड्स की एक कोट होता है, माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट। वो फैट्स की एक लेयर बनी हुई होती है, वो भी लिपिड से बनती है। तो लिपिड्स अगर हम नहीं खाएंगे या बहुत कम खाएंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। अंडर न्यूट्रिशन ऑफ लिपिड्स होगा तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, अल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, हमको ठंडी ज्यादा लगेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी नहीं बन पाएगी उतनी अच्छी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और लिपिड्स अगर लिमिट से ज्यादा खा लिए तो हमारी बॉडी में अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यानी हार्ट के आसपास की जो ब्लड वेसल है या ब्रेन की जो ब्लड वेसल नस है खून की, उसमें चोक हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, और फिर हार्ट को ब्लड नहीं मिलता अच्छे से, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हार्ट अटैक आ जाता है। ब्रेन को ब्लड या ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार देगा। ठीक है, अब ये लास्ट छोटा सा टॉपिक सुन लो कि एक्सेस प्रोटीन, अगर समझो हमको जितना प्रोटीन चाहिए एक दिन में अपने बॉडी के हिसाब से रहता है 0.1% ऑफ बॉडी वेट के, बॉडी मास के हिसाब से होता है। अगर समझो मैं 60 किलो का हूं, मेरा मास समझो 60 किलो है, तो मैंने एक दिन में कम से कम 60 ग्राम 50-60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अगर मैं 50-60 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा खा रहा हूं, 100 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूं, तो मेरी बॉडी क्या करेंगी, 50 ग्राम प्रोटीन को यूज करेंगी। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, एक्सरसाइज करूंगा तो प्रोटीन यूज होके मास बनेगा। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा और 100 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूं रोज का, तो मेरी बॉडी 60 ग्राम प्रोटीन यूज करेंगी। और 40 ग्राम प्रोटीन का क्या होगा, 40 ग्राम प्रोटीन अमाइनो एसिड बनेगा और वो यूरिन में से निकल जाएगा अमोनिया बन के। अगर आप पब्लिक प्लेस पे जब जाते हो, रेलवे ट्रेन में जो पब्लिक टॉयलेट यूरिनल्स होते हैं, या जो गवर्नमेंट वाले इधर उधर कहीं बने होते हैं टॉयलेट के जो जगह होती है, यूरिन क्या बोलते हैं, पब्लिक यूरिनल्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वहां पे जो गंदी बदबू आती है वो बदबू अमोनिया गैस की होती है। और वो अमोनिया गैस किससे बनी, जिन लोगों ने प्रोटीन जितना खाना चाहिए था उससे ज्यादा प्रोटीन खाए, ज्यादा प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, और अमाइनो एसिड फिर यूरिन से निकले और बैक्टीरिया वगैरह ने उसको सड़ा के अमोनिया गैस बना दिए, और वो अमोनिया लिक्विड अमोनिया गैस बन गया। अमोनिया गैस के कारण फिर वो बदबू आती है। ठीक है, और कभी कभी प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है हमारी बॉडी, कभी कभी प्रोटीन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर लेती है हमारी बॉडी, और जिस प्रोसेस से प्रोटीन से ग्लूकोज बन जाता है उस प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये नाम हमारी बुक में आया है। ग्लूको यानी ग्लूकोज, नियो यानी नया, जेनेसिस यानी बनाना। जेनेसिस का मतलब होता है जेनेटिक, बनाना। तो बनाना यानी इंग्लिश वाला बनाना नहीं, हिंदी वाला, तैयार करना। तो ग्लूको यानी ग्लूकोज को, नियो यानी नया, नया ग्लूकोज जेनेसिस, नया ग्लूकोज तैयार करना। तो ये प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज नया तैयार करने की प्रोसेस। कैसे बनता है ग्लूकोज, प्रोटीन से बनता है ग्लूकोज। कब, कभी कभी, रेयर केसेस में हमारी बॉडी ऐसा करती है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ गया होगा आज जो हमने पढ़ा है। मैं थोड़ा एक बार जूम कर देता हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे, फिर हम रुक जाएंगे। ठीक है, लुक एट दिस कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एक्सॉन कवरिंग, यूजेस ऑफ प्लाज्मा लिपिड कवरिंग अराउंड द एक्सॉन टर्मिनल, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एडिपोज टिश्यू, it makes plasma membrane of cells. Then lipids are broken down to produce fatty acids and glycerol. Glycerol क्या है, it is a type of alcohol. अल्कोहल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हर दारू को ही अल्कोहल नहीं बोलते, बहुत सारे अल्कोहल्स होते हैं। फिर देखो कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू थ्रू ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म इनटू
पायरुविक एसिड और उससे एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, क्रेब्स साइकिल होती है, CO2H2O एंड एनर्जी बनती है। लिपिड्स का डाइजेशन होकर फैटी एसिड्स बनते हैं, फैटी एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, क्रेब्स साइकिल होकर CO2 एंड H2O एंड एनर्जी बनती है। प्रोटीन्स का डाइजेशन होकर अमाइनो एसिड बनते हैं, अमाइनो एसिड से डायरेक्ट एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, क्रेब्स साइकिल होती है और CO2H2 एंड एनर्जी बनती है। फिर इधर में देख लो सोर्सेज ऑफ लिपिड्स कौन कौन से, ऑयल सीड्स, बटर, ऑयल्स, घी। 1 ग्राम ऑफ लिपिड 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स गिव 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। एंड एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड लेटर ऑन इनटू अमोनिया गैस, जो यूरिन वगैरह में निकलती है, जिससे पब्लिक प्लेसेस में बदबू आती है। समटाइम्स प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको यानी ग्लूकोज, नियो यानी नया, जेनेसिस यानी तैयार करना। ये वर्ड अपनी टेक्स्ट बुक में आया, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक में आ जाए या डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस डिफाइन, ऐसा कुछ तो याद रखना है। ठीक है, आई होप कि हमारा ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा एंड यू विल प्रिपेयर, यू विल वर्क हार्ड ऑन इट एंड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, हैव अ नाइस डे।